सो लास्ट लेक्चर हम लोग ने क्या कंप्लीट किया था? फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, है ना? फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स कंप्लीट हो गया था। तो फोल्डिंग एंड सॉल्टिंग का है, ठीक। फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स हमने कर लिया था, राइट? आपके पास नोट्स है उसके, है ना? तो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स में इरोजनल एंड डिपोजिशनल तीनों हो गए थे। आज एक सी हमने क्या देखा था कि आपका जो साइकिल ऑफ इरोजन देखे थे हमने, सॉरी, साइकिल ऑफ रिवर्स। रिवर्स कितने स्टेजेस से गुजरती है? कौन सा है वो स्टेज? ओल्ड स्टेज, है ना? यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज। यूथ स्टेज में क्या रहता है सीन? ओल्ड स्टेज में वो सी से जाके मिलती है। मैच्योर मैच्योर स्टेज में, है ना? दिस इज योर यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज। हमने सब देख लिया है, वेलोसिटी कैसा है, इरोजनल पावर, डिपोजिशनल पावर, हमने सब इस टाइम पे देखा था लास्ट जब कर रहे थे। अब दिस इज द फर्स्ट स्टेज एंड कैन आई से दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ रिवर, है ना? उसके बाद रिवर एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। बट अगर क्या हो इस साइकिल में, इस फ्लूवियल साइकिल में इंटरप्शन आ जाए, क्या आ जाए? इंटरप्शन आ जाए। इंटरप्शन का मतलब क्या होता है? बाधा आ जाए। कैसी बाधा आ जाए कि ये जो ओल्ड स्टेज है, ओल्ड स्टेज के बाद जो रिवर मरने वाली थी या रिवर खत्म होने वाली थी या रिवर का एंड होने वाला था, वो नहीं होता है। तो क्या होगा सर? या तो ओल्ड स्टेज में जब वो रिवर जा रही है, अपलिफ्टमेंट हो जाए। क्या हो जाए? अपलिफ्टमेंट हो जाए। ये रिवर जो मिलने वाली थी वो ना मिले, अपलिफ्टमेंट हो जाए। तो कहना है से रिवर को फिर से यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज सब गुजरना पड़ेगा, या फिर पानी जो है, ओशन, वाटर, नीचे चले जाए। तो अगेन रिवर को और टाइम लगेगा सी तक पहुंचने के लिए। तो ये क्या है? कुछ इंटरप्शंस है। क्या है? कुछ इंटरप्शंस है इसके नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन में। रिवर के नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन में अगर कुछ इंटरप्शंस आ जाते हैं, अब इंटरप्शन में आपको सारे इंटरप्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो इंटरप्शन रखो, एक इमर्जेंस, दूसरा सबमर्जेंस। एक इमर्जेंस, दूसरा सबमर्जेंस। अगर यहाँ पे इमर्जेंस हो जाए, जो कोस्ट है, कोस्ट उठ जाए, क्या हो जाए? कोस्ट उठ जाए। बेस्ट एग्जांपल इज वेस्टर्न घाट्स, है ना? वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न कोस्ट आपका अपलिफ्टेड है, अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म है, इमर्जेंट प्लेटफॉर्म है। अब उस इमर्जेंस की वजह से जो रिवर्स है, नर्मदा, माही, तापी, ये सारे जो रिवर्स है, उनको फिर से अपना यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज सब गुजरना पड़ता है। वो अमरकंटक से नर्मदा चलती है यूथ स्टेज में, ठीक है? अमरकंटक से नर्मदा चलती है यूथ स्टेज में, फिर मैच्योर स्टेज में, फिर उसको जाना चाहिए ओल्ड स्टेज में, सीधा सी से मिलना चाहिए, बट नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में वेस्टर्न घाट आ गया है। अब वेस्टर्न घाट आ गया है तो फिर से उसको यूथ, मैच्योर सब कुछ जाना पड़ता है सी से मिलने से पहले। अंडरस्टूड? दिस इंटरप्शन, दिस इज नथिंग बट योर rejuvenation of rivers. रिजुविनेशन ऑफ रिवर्स, रिवर्स का पुनर्जन्म, है ना? यूथ स्टेज चल रहा था यहाँ पे, फिर से यूथ स्टेज में आ गए। दिस इज रिजुविनेशन ऑफ रिवर्स। या तो इमरजेंस की वजह से होगा इंटरप्शन, या तो फिर सबमर्जेंस की वजह से होगा। सबमर्जेंस में क्या होगा? पानी अंदर चला गया, पानी नीचे हो गया। क्यों होगा? ग्लेशिएशन की वजह से। किसकी वजह से? ग्लेशिएशन। अभी सी लेवल राइज हो रहा है या कम हो रहा है? राइज हो रहा है। व्हाई? बिकॉज ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे तो सी लेवल इज राइजिंग। बट अगर ग्लेशिएशंस होने लगे, यानी ग्लेशियर्स बनने लगे, पानी जमा होने, जमने लगे, ग्लेशियर्स बनने लगे, तो सी लेवल बढ़ेगा या कम होगा?
कम होगा, सी लेवल कम होगा। सी लेवल कम होगा तो ये जो पानी पहले यहीं पे मिल जा रहा था वो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, उसको फिर से नीचे और लंबा रूट तय करना पड़ेगा। तो कहना है ये स्लोप है, स्लोप है तो रिवर फिर से कौन सी स्टेज में चली गई है, रिजुविनेशन ऑफ रिवर्स। Understood? These are nothing but certain interruptions in normal cycle of erosion or of rivers. ठीक है, उसमें से दो, एक सबमर्जेंस, ये सबमर्जेंस हो जाएगा, दूसरा वाला एमर्जेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिजुविनेशन ऑफ रिवर्स। क्लियर है? ग्रेट। तो आई होप फ्लूवियल लैंडफॉर्म में आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। ग्रेट। तो आज हम शुरू करते हैं आपके किसे शुरू करें? विंड शुरू करें? विंड से पहले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ले लेते हैं, दैट इज योर क्रास्ट टोपोग्राफी। लेट्स स्टार्ट विथ क्रास्ट टोपोग्राफी। ठीक है, व्हाट इज दिस क्रास्ट टोपोग्राफी एंड हाउ डज दिस फंक्शन? क्रास्ट का मतलब होता है लाइमस्टोन रिच। क्या होता है? लाइमस्टोन रिच रीजन। ठीक है, लाइमस्टोन रिच। अब जरूरी नहीं है कि क्रास्ट एक ऐसी जगह हो जहां पे सारी चीज लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मतलब लाइमस्टोन, यस, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, ये हम ऑलरेडी केमिकल वेदरिंग में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। तो वही है कि जरूरी नहीं है कि आपका जो क्रास्ट है, जो आपका क्रास्ट है वो सिर्फ किससे बने, लाइमस्टोन से बने। वो किससे बन सकता है? और लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा ये बन सकता है आपके डोलोमाइट से, ये बन सकता है आपके जिप्सम से। ठीक है, जो भी सॉल्यूबल इन नेचर होते हैं, क्या होते हैं? जो भी सॉल्यूबल इन नेचर होते हैं, जो पानी से घुल मिल जाए, जिसकी पोरोसिटी हो जिसमें, है क्या नहीं? तो इन सब, ये सब पोरस है रॉक्स, दैट इज व्हाई क्रास्ट टोपोग्राफी बनाने के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं ना। अगर आपको क्रास्ट टोपोग्राफी करना है, अगर आपको याद होगा तो हमने ये किया है केमिकल वेदरिंग में। केमिकल वेदरिंग में हमने कार्बोनेशन किया है, कार्बोनेशन एंड सोल्यूशन दोनों चीज यहाँ पे होगी। तो कार्बोनेशन और सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए? पहले तो हमें ऐसे रॉक्स चाहिए जो पिघल जाए। तो ये हो गए रॉक्स जो पिघल जाएंगे, चाहे वो कैल्शियम हो, डोलोमाइट हो, जिप्सम हो, लाइमस्टोन रिच रॉक्स होते हैं ये, जो आराम से पिघल सकते हैं पानी में। दूसरा क्या चाहिए हमें? पहला तो हमें रॉक्स चाहिए, दूसरा हमें वाटर, यस, अबंडेंट वाटर चाहिए, अबंडेंट वाटर चाहिए, क्योंकि पानी होगा तो ही उनको पिघला पाएगा, है ना। तो अबंडेंट वाटर मिला अगर जहां पे रेनफॉल हो रहा है, तो कहना इसे दिस क्रास्ट टोपोग्राफी इज विजिबल इन ह्यूमिड रीजन्स, जहां पे अच्छी खासी बारिश होगी। और हमने इसमें भी पढ़ा है कि केमिकल वेदरिंग हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स में मोस्टली होती है, तो वही कनेक्ट करना है यहाँ पे। तो रॉक्स मिल गए, वाटर हो गया, अब क्या होगा? रॉक्स हो गया, वाटर हो गए, पानी वाटर में गिरेगा, है कि नहीं? पानी जैसे ही वाटर में गिरेगा तो पहला क्या होगा? देखो, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेयर में CO2 है, ये H2O से यानी पानी से मिलेगा तो क्या बनाएगा? ये कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएगा? एसिड। जैसे ही एसिड करेगा इसी को एसिड रेन बोलेंगे। ये ऐसे रॉक्स पे गिरेंगे, ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कार्बोनिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट पे गिरेगा और क्या बनाएगा? कैल्शियम बाय कार्बोनेट। क्या बन जाएगा?
Yes. Now this calcium bicarbonate is highly soluble in nature. Highly soluble in nature. ये आराम से पिघल जाएंगे पानी में, और पानी में पिघल जाएंगे तो पानी इनको अपने साथ ले जाएगा। तो हमें कौन सी टोपोग्राफी देखने मिलेगी जहां से वो लेके गया है? क्रास्ट में भी कौन सी, इरोजनल या डिपोजिशनल? क्रास्ट इरोजनल टोपोग्राफी। Karst erosional topography. Now let's begin with this karst erosional topography. ठीक है, सबसे पहले क्या होगा karst erosional topography में? This is your limestone rich region. ठीक है, अब जैसे ही इसमें पानी गिरेगा, तो क्या होगा? ये पिघलने लगेंगे। आपने कभी बड़ा सा आइस क्यूब, सॉरी, बड़ा सा शुगर का क्यूब लेना और उसमें पानी डालना, वो कैसे पिघल जाएगा? या मोम, मोम होता है कैंडल का, उसको जलाते हैं तो वो कैसे पिघल जाता है, वैसे ही ये पिघलने लगेंगे। they will start to disappear like this. ऐसा ये शेप में आ जाएंगे, इस तरीके से they will convert into this shape. ठीक है, इस शेप को, जो ऊपर उठे हुए चीजें हैं, इनको बोलते हैं हम लैपीज। क्या बुलाते हैं? लैपीज, लैपीज और कैरन। अंडरस्टूड क्या हुआ है? ठीक है, ये जो छोटे छोटे आपको कोई भी रॉक्स में पानी के वजह से छोटे छोटे गड्ढे आपको देखने मिलेंगे, इन गड्ढों को हम बोलते हैं सिंक होल। क्या बुलाते हैं? सिंक होल। ये सिंक होल जब बढ़ जाएंगे, एक सिंक होल इधर है, दूसरा सिंक होल इधर है, जब ये सिंक होल एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे और एक बड़ा सिंक होल बनाएंगे, तो इसको बुलाते हैं शैलो होल्स। क्या बुलाते हैं? ठीक है, और फिर जब ये शैलो होल्स बड़े हो जाए, ठीक है, कैन आई से यहाँ पे डाउन कटिंग हो रहा है, जब लैटरल कटिंग होने लगेगा तो इसको बुलाएंगे हम डोलाइंस। क्या बुलाएंगे? डोलाइंस। एंड जब एक ही सरफेस पे यू विल हैव मल्टीपल डोलाइंस, ठीक है, यू हैव मल्टीपल डोलाइंस, तो इसको हम बुलाएंगे यूवालास। क्या बुलाएंगे? यूवालास। इज इट क्लियर? क्या हुआ है यहाँ पे? देखो, पानी गिरेगा तो ये कुछ ऐसा शेप ले लेंगे, लैपीस का शेप ले लेंगे। अब इसमें जो लैपीस कैसे बने, कैरन कैसे बने, जो सबसे पहले छोटा होल बनेगा उसको बुलाएंगे हम सिंक होल। ये सिंक होल जब धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो उसको बुलाएंगे शैलो होल्स। जब ये शैलो होल्स और बड़े होंगे और चौड़े होंगे तो उसको बुलाएंगे डोलाइंस। एक ही स्ट्रक्चर में मल्टीपल डोलाइंस मिलेगा तो उसको यूवालास बुलाएंगे। और इस यूवालास में कुछ पिनाकल्स, कुछ सबमर्ज्ड
ये सब सब देखने मिलेगा, तो उस सरफेस को हम लैपिस या कैरन बुलाएंगे। अंडरस्टूड? इसमें एक और चीज याद रखना कि डोलाइंस अगर इलोंगेटेड हो जाए, क्या हो जाए? डोलाइंस इलोंगेटेड हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये होल है, ठीक है, गड्ढा है ये, अगर सिंपल सा ऐसा सर्कल गड्ढा हो तो डोलाइंस कहलाएंगे, बट ये इलोंगेटेड गड्ढा होगा, ये डोलाइंस है। बट ये इलोंगेटेड गड्ढे होंगे तो इसको हम बुलाएंगे पॉलिन, पॉल्जे, क्या बुलाएंगे? पॉल्जे। क्लियर है? अंडरस्टूड? ये हो जाएगा आपका 6th, बरोबर? हो 6th। फिर से एक बार, पहले सिंक होल बनेगा, फिर वो बड़ा हुआ तो फिर वो एलोंगेट, मतलब ये अभी तक शैलो है, ये क्या है? अभी तक शैलो है, बट जब ये वाइड हो जाएगा तो डोलाइंस, मल्टीपल डोलाइंस, यूवालाज, एलोंगेटेड डोलाइन। क्लियर है? और इसी सब के स्ट्रक्चर को मिला के जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके का, लैपिस या कैरन बुलाएंगे। पॉइंटेड रहेगा तो पिनाकल बोलते हैं इसको, ठीक है? अब ठीक है ना, पानी ने इसको तोड़ दिया, ठीक है, पानी इधर ऐसा फ्लो कर रहा था, वो अंदर चला गया, बट वो नीचे का रॉक नहीं तोड़ पाया। अरे यार, क्या नहीं कर पाया वो? नीचे का रॉक नहीं तोड़ पाया। द रीजन बीइंग, नीचे का रॉक बना है हार्ड स्ट्रक्चर से। किससे बना है? हार्ड स्ट्रक्चर। दिस इज योर टफ रॉक, या फिर इसको क्ले ले लो, क्ले। अब मुझे एक बात बताओ, क्ले परमिएबल है इम्पर्मिएबल है? आई होप मैंने ये सब सिखाया है, पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी। नहीं हुआ है? रॉक्स में नहीं हुआ है पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी? क्वेश्चंस नहीं करवाए थे? दूसरे बैच में होगा फिर, ठीक है? तो देखो, परमिएबिलिटी, हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय परमिएबिलिटी? है ना? तो क्ले परमिएबल होता है क्या? नहीं, इट इज इम्पर्मिएबल। इम्पर्मिएबल है मतलब पानी जो है वो इससे पास हो पाएगा क्या? नहीं, पानी रुक जाएगा यहाँ पे। उसने इसको तो तोड़ दिया, बिकॉज दे आर परमिएबल, ठीक है, पानी पास हो सकता है। मटका है, मटका क्ले से ही बना होता है, वो क्ले है, पानी उससे पास नहीं हो सकता है, वो पानी को जाने नहीं देगा। व्हाई? बिकॉज क्ले इज इम्पर्मिएबल इन नेचर, ठीक है? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मुझे याद दिलाना, स्टार्टिंग में वही सिखा दूंगा। तो क्ले इज इम्पर्मिएबल इन नेचर, इम्पर्मिएबल है तो पानी नहीं जा पाएगा नीचे, वो रुक जाएगा वहीं पे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? एक, इसको बुलाएंगे कार्स्ट लेक, क्या बुलाएंगे? अंडरस्टूड? कैसे बना है? दिस विल बी अ 7th इरोजनल फीचर, ठीक है? नाउ ठीक है,
now a river stream is flowing from here. ठीक है, now this river, ये पूरा आपका लाइमस्टोन रिच माउंटेन है. क्या है? लाइमस्टोन रिच माउंटेन. now क्या हो रहा है, पानी जो है इसने इरोड कर दिया. यहाँ पे क्या बन गया आपका? एक गड्ढा बन गया. क्या बन गया है? गड्ढा बन गया. ठीक है, इसमें पानी अंदर चला गया. क्या चला गया? पानी अंदर चला गया. अब वो सरफेस पे नहीं फ्लो कर रहा है, इधर से आया अंदर चला गया. नाउ इट इज नॉट फ्लोइंग सरफेस. उसको जाना सीधा चाहिए था बट नहीं जा रहा है, वो अंदर की तरफ चला गया. पानी ऐसे आ रहा था, ठीक है, अब वो अंदर चला गया, होल के अंदर चला गया. ठीक है, इसको बोलते हैं हम ब्लाइंड वैली. क्या बुलाते हैं इसको हम? ब्लाइंड वैली. वाई ब्लाइंड वैली? जाना उसको ऐसे चाहिए, और जा भी रही थी. ये पहले ऐसी जा रही होगी, ठीक है, जब तक उसने इरोड नहीं किया था, तो जो ऐसे जा रही थी बट अब वो अंदर चली गई है, तो दैट इज नोन एज ब्लाइंड वैली. और ये सूख गया है, ये जो पहले जिस लेयर से जा रही थी, यस, वो सूख गया है, तो इसको हम बुलाएंगे ड्राई वैली. अंडरस्टूड? ब्लाइंड वैली एंड ड्राई वैली. ठीक है, तो ये अंदर चला गया, और जिस होल से अंदर गया है इसको हम बोलते हैं पॉनर्स. अंडरस्टूड? रिवर चल रही थी, उसने एक गड्ढे में पहले सिंक होल बना होगा, फिर शालो होल बना होगा, फिर डो लाइन बना होगा, फिर वो जब डो लाइन के अंदर चला गया होगा तो उसको पोनोर्स बुलाएंगे. क्या बुलाएंगे? पोनोर्स. पानी उसके अंदर चला गया है. इस पोनोर्स और ब्राइंड वैली को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज सिंकिंग स्ट्रीम. स्ट्रीम क्या हो गई है? सिंक कर गई है, दैट इज वाई सिंकिंग स्ट्रीम. ठीक है, तो अंदर चला गया. अब जैसे ही वो अंदर जा रहा है, कहना इसे वो अंदर इरोड करेगा. क्या करेगा? अंदर इरोड करेगा. वो अंदर इरोड कर रहा है धीरे धीरे, जहां पे उसको जगह मिल रही है वो वहां से जा रहा है, इरोड करते हुए जा रहा है, इरोड करते हुए जा रहा है ना. अब इमेजिन करो, इसके नीचे मतलब सब जगह पे अभी हार्ड रॉक है. ठीक है, अब वो आगे नहीं जा सकती, ये उसको इधर पूरा जमना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा. तो ये आपका हार्ड रॉक का लेयर आ गया. तो कहना है इसे पानी यहाँ पे जमा हो जाएगा, आते आते पानी विल एक्यूमुलेट हियर. तो ये बन जाएगा आपका अंडरग्राउंड लेक. क्या बन जाएगा आपका? अंडरग्राउंड लेक. क्लियर? व्हाट इज अंडरग्राउंड लेक? अब यहां से नहीं जा पा रहा तो वो यहां से जाएगा. क्योंकि पानी को तो फ्लो करते रहना है ना, जहां से उसको जगह मिले वो वहां से फ्लो करेगा. और फिर रिवर ऐसे निकल जाएगी. इसलिए ब्लाइंड वैली बोलते हैं. यहां से चली गई फिर डायरेक्ट यहां से निकल रही है, दैट इज अ ब्लाइंड वैली. क्लियर? तो यहां से गई फिर यहां से वो निकल गई. तो कैन से इट विल धीरे धीरे, स्लोली एंड स्टेडीली, इट विल इरोड these layers. है ना? It is bound to erode these layers. जैसे वो इन लेयर्स को इरोड कर देगी, ठीक है,
पानी का काम ही है काटना, जैसे वो काट देगी तो ये केव का एंट्रेंस बन जाएगा। कहना से ये केव हो गया है, क्या बन गया, ये केव बन गया। आप केव में ऐसे ही एंटर करते हो पहाड़ के, ये केव बन गया, पूरा हॉलो स्ट्रक्चर केव बन गया। रिवर आराम से फ्लो करते हुए जा रही है अभी। रिवर आराम से फ्लो करते हुए जा रही है ना। तो ये हो गया आपका केव फॉर्मेशन। दिस इज हाउ केव्स आर फॉर्म्ड। ब्लाइंड वैली पानी आ रहा है और पूरा उसने केव को हॉलो कर दिया, उस जगह को हॉलो कर दिया, तो वो बन जाएगा आपका केव। क्या बन जाएगा आपका केव। अंडरस्टूड। दिस इरोजनल सरफेस लैंडफॉर्म्स ऑफ क्रास्ट टोपोग्राफी। पक्का। ठीक है। सिंक होल, शैलो होल, डोलाइंस, मल्टीपल डोलाइंस, यूलास, एलोंगेटेड डोलाइन, पॉल्जे, है ना। और वो पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाएंगे, लैपीज बुलाएंगे, है क्या नहीं। अगर कुछ इम्पर्मिएबल आ गया तो क्रास्ट लेगी, सरफेस पे है। और जब रिवर स्ट्रीम होल बना के अंदर चले जाए पुन्नूर से तो ब्लाइंड वैली कहलाएगी। ब्लाइंड वैली जहां से वो नहीं जा पा रही है अभी रिवर, वो ड्राई वैली कहलाएगी, है ना। फिर वो अंदर जाके अगर कोई टफ रॉक पे रुक जाए तो वो अंडरग्राउंड लेक कहलाएगा। और फिर जब वो नीचे जा जाके उसने पूरे एक स्ट्रक्चर को इरोड कर दिया है तो वो आपका केव बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका केव। ऐसे बहुत सारे केव है। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, आप वैष्णो देवी गए हो, वैष्णो देवी अगर आप जाओगे तो यू विल फाइंड सच थिंग होगी। एक मान्यता भी है कि वैष्णो देवी के ऊपर से बाण गंगा बहती है। कौन सी रिवर बहती है, बाण गंगा। बट वो माउंटेन के ऊपर से ही गायब हो जाती है। इट डिसअपियर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। ऐसा कहा जाता है कि बाण मारा था गंगा, इसी वजह से वो धरती के अंदर समा गई। तो धरती के अंदर समा नहीं गई पुन्नर्स, क्योंकि वो पूरा आपका क्ले किससे बना है, चूना पत्थर से बना है। दैट इज वाई लाइमस्टोन रिच रीजन है वो। दैट इज वाई जो रिवर है वो अंदर चली जाती है पन्नर से, और फिर वो पूरा वैष्णो देवी के केव्स बनाती है। एंड देन अगर आप जाओगे तो बाणगंगा बाजू से फ्लो भी करती है। जब भी आप चढ़ाई करोगे वैष्णो देवी की तो यू विल सी कि बाजू से एक रिवर जा रही है। दैट रिवर इधर से ही निकलती है। अंडरस्टूड। दिस इज हाउ। और बहुत सारे केव्स आपके बटू केव्स हो जाएंगे, आपके मेघालय में काफी सारे केव्स हैं, वो इसी तरीके से फॉर्म हुए हैं। क्लियर। पक्का। ठीक है। एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल ब्रिज। अभी नेचुरल ब्रिज कैसे बनता है, सिंक पुन्नर्स ले लेते हैं हम। ठीक है। ये पुन्नर्स धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे और एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ही वो मिले तो ये क्या बन गया आपका, एक नेचुरल ब्रिज बन गया। क्या बन गया, एक नेचुरल ब्रिज बन गया। फ्लोट नहीं है, जमीन है ये। दिस वॉज अ, देखो फिर से बनाता हूं। ये आपकी एक जमीन है प्रॉपर। ठीक है। अब क्या हो रहा है, पहले तो सिंक होल बनेगा, है ना। सिंक होल धीरे धीरे शैलो, शैलो से फिर डोलाइंस, और डोलाइंस में जब पानी अंदर घुस जाएगा तो पोन्नोर्स बन गए, है ना। ये पोन्नोर्स धीरे धीरे एलोंगेट होते जाएंगे। पानी पानी फ्लो कर रहा है यहाँ पे। पानी को तो जहां जहां रास्ता मिलेगी वो वहां वहां जाएगा। ठीक है। तो इस पानी जहां जहां तोड़ते हुए चल रहा है वो भी अपने साथ साथ वहीं जा रहा है ना। तो
क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा आपका नेचुरल ब्रिज। अंडरस्टूड हाउ नेचुरल ब्रिजेस आर फॉर्म। अब नेचुरल ब्रिज में अगर ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सब कोलैप्स कर जाए, क्या कर जाए, कोलैप्स कर जाए, ठीक है। रिवर इन सब को इरोड कर दे, क्योंकि धीरे धीरे रिवर नीचे आएगी, रिवर नीचे आएगी, रिवर इन सब को इरोड करते हुए आगे बढ़ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। बस अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए, सो अब रिवर ऐसे नहीं फ्लो करेगी इधर से, तो ये होगा आपका एक नेचुरल ब्रिज, ठीक है। रिवर अब नीचे से फ्लो कर रही है क्योंकि उसने सारे स्ट्रक्चर को ऑलमोस्ट तोड़ दिया है। जो हार्ड रॉक्स बचे हैं वो ही रह पाया, जिसको रिवर नहीं तोड़ पाई। तो जो सॉफ्ट रॉक है उसने बेस लेवल पे आ गए और बेस लेवल से वो नीचे से फ्लो कर रही है, तो इसको हम नेचुरल ब्रिज बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? नेचुरल ब्रिज, ठीक है। अब मैं आपको अगर सबका रियल दिखाऊं तो आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। पहले हम नेचुरल ब्रिज देखते हैं। सी दिख रहा है कैसे बने हैं वो? बेस्ट एग्जाम्पल आपको ये दिखेगा। कहाँ है इमेज? वो तो चल नहीं रहा। ये भी इमेज नहीं है। तो समझ में आया, इसी तरीके से नेचुरल केव्स बनेंगे, ठीक है। अच्छा कोई इमेज दिख नहीं रहा है, ये अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो पहले ये पूरा एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर था। रिवर ने धीरे धीरे इनको काटा है। क्या किया है? रिवर ने धीरे धीरे इनको काटा है। ये नीचे से जो रिवर अभी फ्लो कर रही है उसने धीरे धीरे इस पूरे हिस्से को, ये पूरा जो हिस्सा है उसको इरोड करवाया है। क्या करवाया? इरोड करवाया है। तो ये बन गया आपका नेचुरल लेक्स, सॉरी नेचुरल ब्रिजेस। ये तो ये इसका पार्ट नहीं है। दिस नेचुरल ब्रिज इज नॉट पार्ट ऑफ क्रॉस टोपोग्राफी। ये वेव कट प्लेटफॉर्म है जो हम आगे पढ़ेंगे, इसी वेव में आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग है। फिर ये क्या हम पढ़ रहे थे? केव्स। बेस्ट एग्जांपल है बटू केव्स। कौन है ये? किनकी फोटो है ये बटू केव्स है। क्या है ये? मेघालय में बटू केव्स है। अंदर का क्यों नहीं दिखा रहे?
केव से ज्यादा मंदिर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ केव्स है जो आपका दिखता है अंदर से, है ना। ये आपका काट काट के ही बना है। मेघालयन केव्स कर लेते, बहुत सारे आपको केव्स मिल जाएंगे। ये सारे केव्स आपके इसी तरीके से बने हैं, ठीक है। रिवर्स धीरे धीरे काटे हैं, ये देखो अंडरग्राउंड लेक, है ना। इसके नीचे वो इरोड नहीं कर पाया, दैट इज व्हाई अंडरग्राउंड लेक बन गया, ठीक है। ये केव्स के फॉर्मेशन इसी तरीके से होते हैं, क्लियर। फिर बाकी सब तो आपको समझ ही गया है, ठीक है। सो दिस इज योर इरोजनल लैंडफॉर्म्स। क्या है ये? इरोजनल लैंडफॉर्म्स। लेट्स कंटिन्यू विथ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। If I talk about depositional landforms of karst topography, ठीक है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं। तो केव्स बनाया था हमने, एक बार वो केव्स फिर से बनाया जाए। ठीक है, केव्स फॉर्म हुए, रिवर्स फ्लो कर रहे हैं। अब सी कि केव्स डिपोजिशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन समझ लो। डीगैसिंग सुना है आपने, क्या होता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग? यूनिवर्स जब हम करेंगे, क्योंकि मैंने यूनिवर्स स्टार्ट नहीं किया, एक्चुअली यूनिवर्स हमेशा स्टार्टिंग ऑफ दी टॉपिक्स में आता है, बट मैं यूनिवर्स स्टार्टिंग में नहीं सिखाया क्योंकि उससे क्वेश्चंस बने नहीं है बहुत टाइम से, तो उस पर टाइम वेस्ट करके मतलब कुछ मुझे लगा नहीं। जब हमारा पोर्शन एंड में आ जाएगा, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग जब करेंगे, तब यूनिवर्स के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे भी जर्नल नॉलेज वाली चीजें हैं वो। तो डीगैसिंग के बारे में हम बात करते हैं कि डीगैसिंग उसी में आता है। डीगैसिंग होता क्या है? नसी, ये जो केव्स फॉर्म हुए हैं, पहले ये पूरे पत्थर थे, पहले इसमें क्या था? पूरा पत्थर था। अब इस पत्थर में क्या था? पानी ने धीरे धीरे इसको हटाया, इरोड किया, धीरे धीरे निकाला। अब निकाला तो कहना इसे, इसमें एयर फिल्ड हो गया है। दिस इज एयर फिल्ड केव या ऑक्सीजन फिल्ड केव, है ना। अब जैसे ही पानी इसमें एंटर करेगा, एयर फिल्ड केव में, कौन एंटर करेगा? वाटर। अब याद रखो, उस वाटर, वो वाटर किससे बना है? मतलब उस वाटर में और क्या क्या रहेगा? यस, सिर्फ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा। क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हाईली एसिडिक होगा। क्या होगा? क्यों एसिडिक होगा? क्योंकि इसमें किसका क्या है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। याद करो, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो कार्बोनिक एसिड यानी एसिडिक बन रहा था, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने उसको एसिडिक बनाया है। अब जैसे ही उस एयर फिल्ड रीजन में, केव में, आपका किसका एंट्री होगा? वाटर का एंट्री होगा। उस वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और वो ऑक्सीजन से मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा? ऑक्सीजन से मिल जाएगा, क्योंकि अब तक उसको ऑक्सीजन मिला नहीं है। अब उसको जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो वो वाटर को छोड़ देगा और ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। तो वो कहना है, इसे
आपका जो वाटर है वो लेस एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड उससे चला गया है तो वो लेस एसिडिक हो गया है, लेस एसिडिक हो गया है। जो दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नथिंग बट योर डीगैसिंग। अंडरस्टूड व्हाट इज डीगैसिंग? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, the process of removal of carbon dioxide is known as डीगैसिंग। और भी चीजें हैं बट अभी के लिए डीगैसिंग का सिर्फ इतना याद रखो कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वाटर से तो डीगैसिंग हो रहा है। तो जैसे ही डीगैसिंग होगा तो वाटर रिमूवल ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम वाटर फ्रॉम H2O। तो जैसे H2O से निकलेगा तो H2O क्या बन जाएगा? लेस एसिडिक, कम एसिडिक हो गया है। अब कम एसिडिक हो गया है तो वो बाइकार्बोनेट जो है, कैल्शियम कैल्साइड्स जो है, कैल्साइड्स, वो कैल्साइड्स को अपने साथ नहीं रखेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड चला गया है तो कैल्साइड्स भी धीरे धीरे जाने लगेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड चढ़ाएगा, कैल्साइड चला गया, सिर्फ पानी बचेगा, तो कैल्साइड्स भी धीरे धीरे जाने लगेंगे। यानी जाने लगेंगे तो कहना है इसे डिपॉजिट हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है वो निकल जाएगा, बट जो कैल्साइड्स है, कैल्साइड्स वो रहेंगे, वो सॉलिड फॉर्म में है तो दे विल स्टे और वो ही डिपॉजिट होंगे। क्या होंगे? वो ही डिपॉजिट होंगे, तो वही आपके डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स बनाएंगे। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं जो मैंने बोला है। स्टार्टिंग में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, वाटर मिलती है, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड। जब ये कार्बोनिक, अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट से मिलता है। किससे मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें कैल्साइड्स होते हैं। तो आपका एसिड, कार्बोनिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट मिलके बन जाते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसमें कैल्साइड्स भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब ये जब दोनों होते हैं तो ही वो सोल्यूबल रहते हैं। देखो हमने किया भी है यहाँ पे हमने लिखा भी है। हाँ, जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है तो वो हाईली सोल्यूबल होते हैं। याद रखना, कार्बोनिक एसिड सोल्यूबल नहीं होगा, कार्बोनिक एसिड सोल्यूबल नहीं होगा। जब वो कैल्शियम कैल्साइड्स मिल जाएगा उसमें, जब कैल्शियम और कार्बोनिक दोनों मिल जाएंगे तो वो हाईली सोल्यूबल हो जाएंगे। क्लियर है इतना? पक्का? तो कैल्शियम और कार्बोनेट, कैल्साइड्स और कैल्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रहेंगे। जब ये दोनों रहेंगे तो वो सोल्यूबल रहते हैं, तब तक वो इरोजन करते रहते हैं। बट जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गया, कैल्साइड्स भी चला जाएगा। एक गया तो दूसरा भी चला जाएगा। ठीक है, कैल्साइड्स भी चला गया। अब वो गैस है, वो तो उड़ गया, बट ये गैस नहीं है, ये सॉलिड है, तो ये रहेंगे, ये डिपॉजिट्स होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? ये डिपॉजिट होने लगेंगे पानी के साथ। तो इमेजिन करो ये वाटर है आपका, ऐसे पानी आ रहा है, ये आपका कन्वर्ज हो गया, यहाँ से पानी अंदर आ रहा है, पानी अंदर आ रहा है। ठीक है, अब यहां से वो ड्रिप करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? ड्रिप करने लगेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं तो डिपोजिशन में आपके कुछ टाइप्स होते हैं। स्प्लियोस्टोन, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ क्रस्ट टोपोग्राफी के कलेक्शन को हम बोलते हैं स्प्लियो स्प्लियोस्टोन्स। ठीक है, इसमें पहला आता है आपका ड्रिप स्टोन। क्या आता है? ड्रिप स्टोन। ठीक है, दूसरा आता है आपका फ्लो स्टोन्स। ड्रिप स्टोन है, फ्लो स्टोन्स। इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसमें स्टैलेक्टाइट, स्टैलेक्टमाइट और पिलर्स आएंगे। फ्लो स्टोन में ड्रेपरीज आएंगे, बेकन स्ट्रिप्स आएंगे। ड्रिप स्टोन, फ्लो स्टोन। ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं, बाद में तो होता क्या है देखो। हाँ, रिवर आ रहा है। अब ये रिवर में कैल्शियम तो उड़ गया जैसे ही वो इधर एंटर करेगा,
बचा क्या? कैल्साइट्स। तो कैल्साइट्स धीरे धीरे जमा होने लगेंगे यहाँ पे, तो कैल्साइटिक रिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिंग। कैल्साइटिक रिंग बन जाएगा यहाँ पे। ये कैल्साइटिक रिंग धीरे धीरे कैल्शियम स्ट्रॉ बनेंगे। ये कैल्शियम स्ट्रॉ धीरे धीरे पॉइंटी होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? पॉइंटी। ठीक है, पॉइंटी होते जाएंगे, इसमें से पानी गिरता रहेगा, इसलिए ड्रिप स्टोन। ठीक है, पानी ऐसे नीचे गिरता रहेगा। आपके घर पे कभी वो लगा है, पानी गिरता है तो सीलन जिसको हम बोलते हैं, देखा है आपने? पानी जैसे जैसे गिरता है तो ऊपर वो जम जाते हैं। ठीक है, अगर कैल्शियम रहेगा, क्योंकि ये भी चूना है ना, प्लास्टर पीओपी में चूना होता है, तो वो कैल्साइट बन जाता है, कैल्साइट ऊपर रुक जाता है। तो वही सेम चीज इधर भी हो रहा है। ठीक है, उसमें पानी गिरता रहता है, नीचे नीचे गिरता रहता है। सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। ऊपर जो आपको ऊपर दिख रहा है, इसको हम बुलाते हैं स्टैलेक्टाइट। क्या बुलाते हैं? स्टैलेक्टाइट। अंडरस्टूड? ये जब नीचे गिर रहा है पानी, तो कैल्साइट धीरे धीरे यहाँ पे भी जमा होने लगेगा। बट ये पॉइंटेड नहीं रहेगा, ये राउंड शेप रहेगा और काफी डेंस रहेगा। ठीक है, ये पॉइंटी रहेगा, लेस डेंसर रहेगा, ये डोम शेप्ड रहेगा, हाईली डेंस रहेगा, ब्रॉड रहेगा। ये नैरो रहेगा, ये ब्रॉड रहेगा। इसको हम बुलाते हैं स्टैलेग्माइट। अंडरस्टूड? स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट। याद ऐसे रखना, स्टैलेक्टाइट बहुत कंफ्यूजन होता है कि स्टैलेक्टाइट ऊपर है, स्टैलेग्माइट ऊपर है, क्या ऊपर है? टाइट आया इसमें, क्या आया? टाइट। जब चढ़े हो, किधर खड़े हो, पकड़ के खड़े हो ऊपर, तो टाइटली पकड़ के रखोगे ना, तो इसने टाइटली पकड़ के रखा है केस को, इसलिए स्टैलेक्टाइट। नीचे आराम से सो रहा है। वो स्टैलेक्टाइट है तो दूसरा स्टैलेग्माइट नीचे वाला होगा, है ना? और ये माइटी है, खट्टा खट्टा माइटी। स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट। ये जो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट मिल जाएंगे, ठीक है, ये स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, पानी गिरते रहेगा, आप धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, है ना? जैसे ये लोग मिल जाएंगे, ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि पानी गिर रहा है ना रेगुलरली, तो ये बन जाएंगे आपके पिलर्स, कैल्शियम पिलर्स। यस, क्या बन जाएंगे? कैल्शियम पिलर्स। अंडरस्टूड व्हाट आर कैल्शियम पिलर्स? ग्रेट। या अंडरग्राउंड या केव पिलर्स भी बुलाते हैं इनको। तो स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, पिलर्स। ओके, अब ये तीनों ड्रिप स्टोन्स में आते हैं। किस में आते हैं? ड्रिप स्टोन्स में आते हैं, क्योंकि ये ड्रिप कर रहे हैं ना। एक होता है फ्लो स्टोन्स, ड्रिप कर रहा है, टपक रहा है, तो ये सब बनाएंगे। बट पानी फ्लो भी करता है, कभी कभी ऊपर से पानी आ रहा है, कुछ गिरेंगे बट कुछ फ्लो करता है सीलिंग पे, आपको पता होगा। तो उस फ्लो स्टोन से क्या क्या बनता है? सेम चीज होगा, कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है, सेम चीज होगी। पानी जो है वो फ्लो कर रहा है, ऊपर टपकने की जगह पे फ्लो कर रहा है ऐसे। ठीक है, अब फ्लो कर रहा है, इसमें भी कैल्साइट्स है, कैल्साइट्स जम जाएंगे, तो जो स्टैलेग्माइट बन रहा है, वो स्टैलेग्माइट आपका कंटिन्यूअसली बन रहा है, ऐसे कंटिन्यूअसली स्टैलेग्माइट बन रहा है। एक वेवी स्टैलेक्टाइट, ऐसे वेवी स्ट्रक्चर में स्टैलेक्टाइट बन रहा है। तो इसी को हम ड्रेपरीज बोलते हैं, या कर्टन्स। कर्टन्स जैसे दिख रहे हैं, इसलिए इसको ड्रेपरीज बोलते हैं। क्या बुलाते हैं? ड्रेपरीज। अगर इन ड्रेपरीज में कलर आ जाए,
क्योंकि सब कैल्साइट से बने होंगे तो ब्राउनिश व्हाइट होंगे। बट अगर इसमें कुछ इम्प्योरिटीज आ जाए, आयरन ऑक्साइड ऐसा कुछ आ जाए, अलग आ जाए, तो इसका कलर बदल जाता है। कलर बदल जाता है तो कभी कभार डिफरेंट कलर के दिखते हैं, इसलिए इनको हम कभी कभार बेकन स्ट्रिप्स भी बोलते हैं। क्या बुलाते हैं? बेकन स्ट्रिप्स। ये इम्प्योर्स है, इसमें कुछ अलग कैल्साइट्स के अलावा भी कुछ हार्ड रॉक्स, रेजिस्टेंट रॉक्स आ जाएंगे तो कलरफुल हो जाएगा। कलरफुल तो बेकन स्ट्रिप, अगर सिर्फ कैल्साइट से बना है तो ड्रेपरीज। दोनों सेम है। जैसे स्टैलेक्टाइट बनता है, अगर वो एलोंगेटेड बन जाए, फ्लो कर रहा है ना, क्योंकि वो ड्रिप कर रहा है तो एक ही तरफ जम रहा है, ये फ्लो कर रहा है तो पूरा एलोंगेशन बन रहा है, तो ड्रेपरीज बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? ड्रेपरीज। ठीक है। एक होता है आपका हेलिक्टिड्स। ठीक है। इसमें क्या होगा आपका सेम चीज, बस एक शेप नहीं रहेगा उसका, कैसे भी बन जाएंगे, ऐसे ऐसे कैसे भी बन जाए, एकदम एबनॉर्मल शेप या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बन जाए या नीचे गिर जाए तो उसको हेलिक्टिड्स बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? हेलिक्टिड्स। वहीं नीचे वो ऐसा कुछ भी शेप का बन जाए तो हेलिक्टिड्स। क्लियर? अंडरस्टूड? पक्का? ग्रेट। तो एक एक का फोटो देख ले ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले स्टैलेक्टाइट और स्टैलेक्माइट देखते हैं कैसा दिखता है। अभी हमने देखा था तो उसमें भी था सब। अगर आप इमेज में अगर आपने ध्यान दिया होता तो आपको दिखता। तो देखो ये ऊपर से दिख रहा है पॉइंटी पॉइंटी, दीज आर नथिंग बट स्टैलेक्टाइट्स। ऊपर से एकदम पॉइंटी है, वो पॉइंटी पॉइंटी है, स्टैलेक्टाइट्स। और वहीं नीचे अगर आपको दिख रहा होगा, इसमें तो नहीं दिख रहा है कहीं अच्छे से, बट ये दिख रहा है आपको, ये स्टैलेक्माइट है, ड्रिपस्टोन्स है ना। ये देखो ये पिलर बनने वाला है, ये ऑलमोस्ट जुड़ने वाला है। ये स्टैलेक्टाइट ऊपर से आ रहा है, स्टैलेक्माइट नीचे से आ रहा है। यानी ये सब आपके स्टैलेक्टाइट हो जाएंगे, कुछ स्टैलेक्माइट हो जाएंगे। ठीक है। पिलर केव्स तो पता ही है आपको। सी पिलर केव्स, ये देखो पिलर केव्स जस्ट बना है। पिलर केव्स है ना, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेक्माइट देखो जस्ट मिलने वाले हैं, जस्ट मिलने ही वाले हैं। स्प्लियोथर्म्स बोलते हैं इनको। इनके स्ट्रक्चर्स को क्या बुलाते हैं? स्प्लियोस्टोन्स, स्प्लियोथर्म्स। ड्रेपरीज, अरे ड्रेपरीज डालेंगे तो ये आएगा। कुछ ऐसा ही दिखता है ड्रेपरीज, एलोंगेटेड है ये। कैसा है ये? एलोंगेटेड है। ये है प्रॉपर ड्रेपरीज। देख रहे हो कैसे वो बन रहा है? तो ये प्रॉपर एग्जांपल है आपके ड्रेपरीज का। ठीक है। ये स्टैलेक्टाइट, ये ड्रेपरीज फ्लो कर रहे हैं साथ। और इसी में अगर थोड़ा कलरफुल आ जाए तो उसको क्या बुलाएंगे? बेकन स्ट्रिप्स। क्या बुलाएंगे? बेकन स्ट्रिप्स। एक क्लास था आपका हेलिक्टिड्स। सी कैसे भी शेप के बने हैं, कैसे भी शेप के बने हैं। ठीक है। एबनॉर्मल शेप के बने हैं तो इनको हेलिक्टिड्स बुलाएंगे। और नीचे वैसे ही जमा हो जाए तो हेलिक्टिड्स। अंडरस्टूड? हेलिक्टिड्स, हेलिक्टिड्स। बस ये हो गए आपके। देख रहे हो नेचर कितना पावरफुल है, कितना मजा आता है ये सब देखने में। मैं आपको और नेचुरल अच्छी चीज बताता हूँ। मैंने एक चीज आप बताई नहीं, वैसे भी आपको जरूरत नहीं है, बट अभी अपने पास है टाइम तो मैं चीज दिखाता हूँ आपको। ये जो यूवलास दिख रहा है, क्या बताया था मैंने? यूवलास,
मल्टीपल डोलाइंस। अब इस मल्टीपल डोलाइंस में अगर ये जो है ऐसे हो जाए तो ऐसे देख, ऐसे नहीं देख लग रहा है कि मतलब एग कार्टन जैसा नहीं लग रहा। ये एग कार्टन को कॉकपिट क्रस्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलाता है? कॉकपिट क्रस्ट टोपोग्राफी। देखो जमाइका में है, बहुत वंडरफुल, मतलब देख के ऐसा लगता है कि क्या है ये, कॉकपिट क्रस्ट टोपोग्राफी। इट लुक्स कोनिकल शेप है, ऐसे कोनिकल शेप में आपको दिख रहा है। कॉकपिट टोपोग्राफी बोलते हैं इसको, कॉकपिट टोपोग्राफी बोलते हैं, या फिर इसको हम एग इन कार्टन भी बोलते हैं। अंडरस्टूड? फिर अगर ये धीरे धीरे आपका जो पूरा इरोड हो जाए, ठीक है, नीचे पानी उसको पूरा इरोड ही कर दे, और सिर्फ क्या बचे, ये टफ रॉक्स है, ये टफ रॉक्स बचे, तो इनको गोस्ट टावर्स भी बोलते हैं। मतलब सब इरोड हो गया, कुछ बचा नहीं है, सिर्फ पानी है, लंबे लंबे होते ही है, नीचे पानी फ्लो कर रहा है, सब कुछ उसने पानी ने इरोड कर दिया है, सिर्फ ये टफ रॉक्स बचे, तो इनको गोस्ट टावर्स भी बोलते हैं या क्रस्ट टावर्स भी बोलते हैं। चाइना में आपने सुना होगा गोस्ट टावर्स, वो लोग जाते तो बनाते रहते हैं, कहीं ना कहीं तो आपने देखा होगा, अभी देखोगे तो समझ जाओगे। क्रस्ट, गोस्ट टावर्स, अरे वो पागल है, हाँ सी सी मूवीज वूवीज में यू माइट हैव सीन दीज थिंग्स। तो क्या है ये? दीज आर नथिंग बट लास्ट स्टेज ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ क्रस्ट टोपोग्राफी। उसने सब कुछ इरोड कर दिया है, बस ये टफ रॉक्स को वो इरोड नहीं कर पाया, तो वो ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। इनको बोलते हैं हम गोस्ट टावर्स या क्रस्ट टावर्स। क्लियर? ठीक है, तो एक बार इतना रिवीजन कर लो, कुछ डाउट है तो पूछ। फिर अपन सी वेव्स क्या स्टार्ट करें, विंड स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करना है? हाँ कुछ भी, ठीक है, एक बार फटाफट इतना रिवीजन कर लो।